नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मंदिर और रेलवे स्टेशन, मोदी सरकार इन दोनों पर बहुत ध्यान दे रही है। आए दिन किसी मंदिर के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार या कॉरिडोर के लॉन्च के समय प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं तो रेलगाड़ी से लेकर रेलवे स्टेशन के भव्य रूप को लॉन्च कर रहे होते हैं। अगर आप किसी शहर में स्टेशन और मंदिर के आसपास साफ सुथरा कर देते हैं तो उस शहर का भले बड़ा हिस्सा जैसे का तैसा रह जाए, मगर उसी शहर के लाखों लोगों को दिखने लग जाएगा कि कितना बड़ा काम हो गया है। तो पूरी शक्ति और संसाधन लगाकर एक शहर को चमकाने के बजाय, स्मार्ट सिटी बनाने के बजाय बहुत कम समय में और बहुत तेजी से मंदिर और रेलवे स्टेशन को चमकाया जा रहा है, जहां आने वाले उसी शहर के लाखों लोगों को लगेगा कि कितना काम हो गया। वह काम उनकी अपनी गली में, अपने शहर में नजर नहीं आएगा, लेकिन मंदिर और स्टेशन के पास जाते ही दिख जाएगा। आप सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा ही दावा उसी शहर के सरकारी कॉलेज, अस्पताल, सरकारी स्कूल और सरकारी दफ्तरों को लेकर क्यों नहीं किया जाता है? उनकी पढ़ाई में सुधार को लेकर क्यों नहीं दावा किया जाता है? लेकिन आज के भारत की प्राथमिकता शायद बदल गई है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल जाकर शिक्षा की बुरी हालत का मुद्दा उठाया है। क्या वे इसी मुद्दे को यूपी और बिहार में उठा सकते हैं? मध्य प्रदेश में उठा सकते हैं कि 2.5 दशक की उनकी पार्टी की सरकार ने यहाँ के कॉलेजों की शिक्षा को किस क्वालिटी का बना रखा है? हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक तरफ 19,000 करोड़ रुपए खर्च कर रेलवे स्टेशन को चमकाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम यात्रियों की पैसेंजर ट्रेन का नाम बदला जा रहा है, एक्सप्रेस स्पेशल नाम रखकर किराया दुगना वसूला जा रहा है। आपको समझने की जरूरत है कि रेलवे स्टेशन की यह सजावट विकास है या स्टेशन के जरिए विकास का केवल विज्ञापन है। मोदी सरकार के दूसरे दौर के आखिरी चरण में स्टेशनों और रेलगाड़ियों के चलने का कार्यक्रम भव्य होने लगा है। वंदे भारत जहां से शुरू होती है, जहां पहुंचती है, वहां पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले की तरह सादा कार्यक्रम नहीं हो रहा। जाहिर है इन सभी पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता होगा। दिल्ली और अमृतसर स्टेशन पर वंदे भारत के उद्घाटन के समय आप देख सकते हैं कि किस तरह की सजावट या तैयारी की गई थी। सबको पता है कि यहाँ हजारों लोग दिन भर में गुजरेंगे, प्रचार होगा, पर प्रचार के लिए वंदे भारत ट्रेन क्या अपने आप में काफी नहीं? उसके लिए भी इतना तामझाम? हमारा सवाल है कि क्या इसी वजह से मोदी सरकार स्टेशन और मंदिरों की सजावट पर ध्यान दे रही है? यह सजावट बाहरी है या वाकई रेल स्टेशन से लेकर रेल यात्राओं का अनुभव भी बदल रहा है, बेहतर हो रहा है? मंदिरों को सजाकर वहां पर आम लोगों पर टिकट का भार लादा जा रहा है, उसी तरह जैसे पैसेंजर ट्रेनों का नाम नंबर बदलकर या थोड़ी रफ्तार बढ़ाकर रेल का किराया बढ़ा दिया जा रहा है। आज के वीडियो में हम रेल और रेलवे स्टेशन के बारे में बात करेंगे। सरकार ने अपनी तरफ से कई दावे किए हैं और कुछ जगहों पर रेलवे को लेकर लेख भी छपे हैं। इन सब के आधार पर देखेंगे कि रेलवे का हाल कैसा दिखता है। यह बताने की जरूरत नहीं कि रेलवे स्टेशन पर और मंदिरों में हर दिन लाखों करोड़ों लोग आते ही हैं। फुटफॉल के हिसाब से दोनों जगहों को शॉपिंग मॉल की तरह बनाया जा रहा है ताकि लाखों लोगों को एक सरकार की मौजूदगी का एहसास होता रहे। स्टेशन पर सुविधा होनी चाहिए और समय समय पर इसका विस्तार भी होना चाहिए। लेकिन क्या सभी स्टेशनों की सजावट पर करोड़ों रुपए का खर्चा जरूरी है? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? यह लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। इसे भव्य बनाया गया है। भव्य का मतलब है एक्सलेटर है, शॉपिंग मॉल जैसा लुक है और भारतीय संस्कृति के चिन्ह और तस्वीरें हैं। 385 करोड़ की लागत से यह रेलवे स्टेशन तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास किया और कुछ का उद्घाटन कर दिया। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत सैकड़ों स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसका बजट 19,000 करोड़ रुपए बताया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को भव्य बनाया गया है। लोगों में आजकल इस बात को लेकर तुरंत उत्साह हो जाता है कि एयरपोर्ट जैसा दिख रहा है, उन्हें बस स्टॉप भी एयरपोर्ट जैसा चाहिए। अभी सर्दियों में एयरपोर्ट की हालत रेलवे स्टेशन जैसी हो गई थी जब कोहरे के कारण हवाई उड़ानें रद्द होने लगीं। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन है
और दिखने में सुंदर भी है। आज तक सेवाएं दे रहा है। जहां नई संसद भवन बनी है दिल्ली में, उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है। उसकी लागत 20,000 करोड़ बताई जाती है। 553 रेलवे स्टेशनों का उद्धार होने वाला है, उसकी लागत 19,000 करोड़ बताई जा रही है। मतलब इतना पैसा खर्च कर स्टेशन को चमकाया जा रहा है। हो सकता है कि ऐसा करना जरूरी भी हो, लेकिन यह जरूरी है या नहीं, क्या इसे लेकर आप लोगों के बीच में कोई बहस है? मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कितनी तैयारी से यह काम हो रहा है। मंदिर और स्टेशन को एक दूसरे से मिक्स किया जा रहा है। स्टेशन भी अब मंदिरों की तरह चमकाए जा रहे हैं। जाहिर है इस पर सवाल उठाना धर्म विरोधी हो सकता है और विकास विरोधी भी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में लिखा है कि गोमती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल और लंदन के किंग क्रॉस स्टेशन से प्रेरणा ली गई है। आत्मनिर्भर भारत में लखनऊ के रेलवे स्टेशन की प्रेरणा लंदन और न्यूयॉर्क के स्टेशन से ली गई है। इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रेरणाएं किसी पर निर्भर नहीं होती, किसी पर भी आ जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इसके आर्किटेक्ट ने कहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर भीड़ के फंसने की हालत नहीं होती, क्योंकि प्रवेश करने और बाहर निकलने के कई रास्ते बनाए गए हैं। उनकी व्यवस्था से सीखा गया है। लखनऊ की आबादी करीब 60 लाख की है। न्यूयॉर्क की आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। लखनऊ बिल्कुल न्यूयॉर्क हो ही सकता है, मगर न्यूयॉर्क की जो आर्थिक क्षमता है उस तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा इसका अंदाजा या दावा करना मेरे बस की बात नहीं। मगर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है उसके बारे में जान लेना चाहिए। लखनऊ में अभी तक मेट्रो की एक ही लाइन है और एक प्रस्तावित है। न्यूयॉर्क में मेट्रो का जाल बिछा है, 36 लाइनें हैं, 472 स्टेशन हैं और एक दिन में 32 लाख यात्री मेट्रो में सफर करते हैं। यही है न्यूयॉर्क मैनहट्टन का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं यहां गया हूं। भव्य तो है। 1903 से 1913 के बीच बनकर तैयार हुआ था। ट्रैक और प्लेटफॉर्म के मामले में यह दुनिया का बड़ा स्टेशन माना जाता है। 18 एकड़ में बना है, 67 ट्रैक हैं और 44 प्लेटफॉर्म है। यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी यह काफी विशाल है। आप खुद पता करें कि क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 44 प्लेटफॉर्म हैं, 67 ट्रैक है। ग्रैंड सेंट्रल पर एक साल में 7 करोड़ से अधिक यात्री आते हैं और यात्रियों के अलावा 2 करोड़ पर्यटक भी देखने आते हैं। कई हजार लोग हर दिन यहां खाना खाने आते हैं। क्या आपको लगता है कि लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन को इस वक्त इतनी भव्यता की जरूरत है? क्या लखनऊ न्यूयॉर्क को मात देने वाला है? भविष्य में दे सकता है, लेकिन क्या आज की तारीख में अगले 10 या 20 साल में ऐसा हो सकता है जिसके लिए आज इतना पैसा खर्च किया गया है? क्या इसे लेकर जनता इन सब जानकारियों के आधार पर कुछ सोच रही है या सरकार ने जो कह दिया उसे मान ले रही है?
हमें यह सोचना चाहिए कि रेलवे स्टेशन की बाहरी सजावट से रेल यात्रा का अनुभव बदल रहा है या नहीं। रेलवे आम लोगों की सवारी मानी जाती है, क्या वह आम लोगों तक पहुंच रही है या आम लोगों से भी दूर होती जा रही है? अगर दूर नहीं हो रही होती तो दिल्ली के आनंद विहार से 1600 किलोमीटर की यात्रा लोग बस से तय नहीं करते और इस रास्ते बिहार के मोतिहारी और दरभंगा नहीं जाते। अगर रेल यात्राएं बेहतर हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं, तो फिर ये लोग बस में किसी तरह ठुसाकर ठेलाकर इतनी लंबी यात्रा क्यों कर रहे हैं? इनके लिए ट्रेन क्यों नहीं है? इसी दिल्ली में रेल यात्री देखते देखते बस यात्री में बदल दिए गए, किसी को पता तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहरी सजावट को ही हमने विकास मान लिया है, उसी में रोजगार पाने का सपना देखने लगे हैं। अगर ऐसा है भी तो प्रधानमंत्री मोदी के समय कितने ही ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो गए, उद्घाटन हो गया, जिनके शिलान्यास के समय दावे किए गए थे कि हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम 5 या 10 प्रोजेक्ट का ही हिसाब पेश किया जा सकता है कि जो दावा किया गया था रोजगार का, उसके हिसाब से कितने लोगों को काम मिला है। कोई ऑडिट तो होनी चाहिए। अब जिस लखनऊ में भव्य रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, उसी लखनऊ और प्रयागराज में रोजगार को लेकर क्या हो रहा था आप जानते हैं। गनीमत है कि छात्र बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागता चला गया, सिपाही वंदे भारत की रफ्तार से। ये वो नौजवान है जिनकी जिंदगी पैसेंजर ट्रेन की तरह ना तो समय से चल पाती है, ना समय पर पहुंच पाती है। इन लड़कों ने लेखपाल की परीक्षा पास कर ली है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी नियुक्ति पत्र के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई घंटे तक आंदोलन करते रहे। उसके एक दिन पहले लखनऊ में हजारों नौजवान सिपाही पेपर रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। प्रयागराज में ARO की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यह वीडियो 23 फरवरी की रात का है। शाम और रात के बाद भी छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में पटना में छात्रों ने रेलवे की बहाली को लेकर आंदोलन किया। उनका कहना था कि रेलवे की सीटें कम कर दी गई हैं, ज्यादा होनी चाहिए। लोको पायलट की सिर्फ 5,696 सीटों की भर्ती आई, वह भी 6 साल के अंतराल के बाद। छात्र मांग कर रहे हैं कि 60,000 पोस्ट निकाली जाए। प्रधानमंत्री कभी इन युवाओं के सवालों पर बात नहीं करते। वे अपनी बात कहते हैं और किसी और युवा की बात करने लग जाते हैं। मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। विकास के दावे तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन दावों को कई चैनल बिना किसी प्रश्न, बिना किसी संदेह के चला रहे हैं। हम बस आपसे यही कह रहे हैं, किसी चमकती इमारत को देखकर ही क्या आप अस्पताल मान लेते हैं या उसमें अच्छे डॉक्टर का होना भी जरूरी है, इसका पता करते हैं। देखिए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर स्टेशन चमकाए जा रहे हैं। यहां वहां जोड़ तोड़कर चमका देने का काम बहुत कम समय में हो जाता है और दिखाने के लिए भी हो जाता है। रेलवे का इतना बड़ा सिस्टम है, रोजगार का भी तो कुछ हिसाब किताब सरकार को बताना चाहिए। 2017 का साल कितना अच्छा था। पीयूष गोयल रेल मंत्री बने थे। उन्होंने अक्टूबर 2017 में बयान दे दिया कि रेलवे के इकोसिस्टम में 1 साल में 10 लाख नौकरी पैदा करेंगे। उसी महीने उन्होंने यह भी बयान दिया था कि रेलवे 5 साल में $150 बिलियन यानी भारतीय रुपए में 12 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करेगी, जिससे 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा। क्या कभी रेलवे ने आपको इस तरह का हिसाब दिया कि उसने और उसके इकोसिस्टम ने 1 साल में 10 लाख नौजवानों को नौकरी दी है या 5 साल में रेलवे ने 10 लाख नौकरियों का सृजन किया है? इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि सीधे सीधे
रेलवे के भीतर भर्ती का आंकड़ा ना देना पड़े। फिर भी पीयूष गोयल 10 लाख का नंबर तो दे रहे थे। उनके बाद रेल मंत्रालय में आए अश्विनी वैष्णव ऐसी संख्या के बजाय केवल रोजगार के अवसरों की बात करते हैं। उनके कई बयान इसी तरह के हैं कि रेलवे रोजगार के अवसरों का सृजन करने की योजना बना रही है। 30 जनवरी 2024 का उनका बयान है कि हाल में 1.5 लाख नौकरियां देने का काम पूरा किया गया है। तो रेलवे को लेकर आप जब नौकरी की बात करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा या इसी तरह का जवाब मिलेगा। 10 साल में कितनी वैकेंसी आई, कितनों को नियुक्ति पत्र मिला, सरकार को स्टेशन की इमारत के साथ साथ यह सब भी बताना चाहिए। दिसंबर 2023 में एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल पीपी और टीएमसी सांसद सुनील कुमार मंडल ने सवाल किया कि क्या सरकार 3,12,000 रिक्त पदों को भरने पर कोई विचार कर रही है। जवाब में रेल मंत्री ने जानकारी दी कि 2021 से सितंबर 2023 के बीच कुल 1,41,930 रिक्तियों को भरा गया है और अभ्यर्थी सूचीबद्ध हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जनता यह सवाल करने की स्थिति में है कि इतना पैसा बहाकर स्टेशन को भव्य क्यों बनाया जा रहा है, रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहे? रेलवे स्टेशन की बात इस तरह से हो रही है कि मार्केट से लेकर बच्चों के खेलने कूदने की जगह अब रेलवे स्टेशन ही है। बच्चों को पार्क में जाना चाहिए या मॉल या रेलवे स्टेशन जाना चाहिए, वहां किनके बच्चे जाएंगे यह भी पूछिए। आसपास ही कितने बाजार हैं आपके मोहल्ले में, उन्हीं की हालत खराब है। लेकिन रेलवे स्टेशन को किसके लिए प्रॉपर्टी मार्केट का सेगमेंट बनाया जा रहा है, पूछ लीजिए, टाइम कम है। यह सब सवाल होना चाहिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जाने वाले स्टेशन के बारे में पीआईबी ने 26 फरवरी के अपने प्रेस नोट में लिखा है कि यह स्टेशन शहर के दोनों किनारों को जोड़ते हुए सिटी सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इनमें रूफ प्लाजा, सुंदर भूदृश्य, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, स्टेशन का बेहतरीन अगला हिस्सा, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट आदि जैसी आधुनिक यात्री सुविधाएं होंगी। इन्हें पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग अनुकूल के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। कभी आप अपने शहर के मॉल की हालत देख लीजिए, कितने मॉल खंडहर हो गए। एक रिपोर्ट है कि भारत के 8 शहरों में 57 ऐसे मॉल हैं जो बन तो गए हैं मगर उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसे मॉल को घोस्ट मॉल यानी भूतहा मॉल कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा घोस्ट मॉल दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में हैं। सरकार इधर 19,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, कहीं कोई चर्चा नहीं। क्या इमारत की सजावट को ही विकास का रूप मान लिया जाए? संस्कृति से लेकर विकास सबका वास्ता देकर रेलवे स्टेशन को चमकाया जा रहा है, मगर यह नहीं बताया जा रहा कि रेलगाड़ियां कितनी चलेंगी, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर कितने लोगों को कियोस्क दिए गए हैं, मुंबई और दिल्ली के प्लेटफॉर्म खाली से क्यों दिखते हैं? जहां कोई भी बेरोजगार युवक कुछ बेचकर गुजारा कर लेता था, क्या अब भी वैसा सिस्टम है? रेलवे के प्लेटफॉर्म पहले भी मार्केट की जगह रहे हैं, मगर वहां से आम लोगों को हटा दिया गया, बड़ी कंपनियों के आउटलेट खोले जाने लगे। हम तो बस यही छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं कि बता दीजिए कि कितने बेरोजगारों को रेलवे ने 10 साल में कियोस्क दिए हैं, खोमचे दिए हैं। इनकी बात होनी चाहिए या नहीं? लेकिन प्रधानमंत्री को छोटे सपने देखने वाला भारत आजकल पसंद नहीं आता। वे बड़े सपनों की बात करने लगे हैं। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। हमारा सवाल है कि स्टेशनों पर इतना जोर है, यात्रियों पर क्यों नहीं? उनकी सुविधाओं की बात क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ के चुनाव में मुद्दा था एक कि पैसेंजर ट्रेनें सैकड़ों बार बिना बताए रद्द कर दी जाती हैं। आम यात्री देखते रह जाते हैं। महानगरों से दूर आम लोगों की इन तकलीफों का अंदाजा किसी को नहीं। आप तक केवल नए नए भव्य रेलवे स्टेशन के वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं। 25 फरवरी को ही द हिंदू में एस विजय कुमार ने रिपोर्ट किया है कि पैसेंजर ट्रेनों का युग खत्म होता दिखाई दे रहा है। भारतीय रेल ने पैसेंजर ट्रेन का नाम बदलकर एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया है।
यह खबर सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि ट्रेन वही है, बोगी वही है, रूट और स्टॉपेज वही है, बस पैसेंजर का नाम एक्सप्रेस कर दिया जा रहा है। चेन्नई डिवीजन में पैसेंजर ट्रेनों की जगह मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमू ने ले ली है। छोटे स्टेशनों पर गरीब यात्री सवार होते हैं। दिहाड़ी मजदूर अपना फल, सब्जी और छोटी मोटी चीजें लेकर दूसरे शहर के हाट में बेचने जाने वाले होते हैं। इन सभी को अब एक्सप्रेस के नाम पर ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। तो क्या किराया वसूलने के लिए पैसेंजर का नाम एक्सप्रेस किया जा रहा है? पहले चेन्नई से तिरुपति का किराया 35 रुपए था, पहले मतलब कोविड के पहले। अब जब से एक्सप्रेस स्पेशल हुआ है, किराया 70 रुपया कर दिया है। हिंदू ने लिखा है कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ी है, चल रहे हैं आप पैसेंजर में, किराया दे रहे हैं एक्सप्रेस का। बढ़े किरायों के चलते दक्षिण रेलवे ने 2022-23 में पैसेंजर सेगमेंट में सबसे अधिक कमाई की। एक साल में कुल 6,345 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो इससे पिछले के साल के मुकाबले 80% ज्यादा थी। एक दिन इसी तरह से ऐलान हो जाएगा कि भारत में अब पैसेंजर ट्रेन का जमाना चला गया, रेलवे ने रफ्तार पकड़ ली है, जबकि सच्चाई आपने देख ली। हमारा बस इतना कहना है कि एक तरफ 19,000 करोड़ रुपए लगाकर स्टेशन चमकाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों से किराया वसूलने के लिए पैसेंजर ट्रेन का नाम बदलकर एक्सप्रेस किया जा रहा है। क्या आपको यह बात समझ आती है या इसी लाइन को स्पेनिश में पढ़कर मुझे बताना पड़ेगा? ज्यादातर चैनल यही चमका रहे हैं कि रेलवे स्टेशन का ये कर दिया, वो कर दिया, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। क्या आपको पता है कि हिंदू की इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? आज खबर यही छपी है कि हिंदू की रिपोर्ट के बाद एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का किराया वापस ले लिया गया है, पैसेंजर ट्रेन का कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को निर्देश दिए हैं कि पुराना किराया ही वसूला जाए। तो आपने देखा, अगर अखबार और पत्रकार जनता की बात करते हैं तो जनता को फायदा होता है, लेकिन कितने चैनल हैं जो इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं? उन्हें जनता से मतलब नहीं रहा। सरकार ने एक तरीका निकाल लिया है, स्टेशन को बाहरी रूप से चमका दो, जनता देखकर लोटपोट हो जाएगी, मस्त हो जाएगी कि इतना विकास हो गया। लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिहार में भी ऐसी कई ट्रेनों को पैसेंजर से स्पेशल किया गया है। गाड़ी वही, नंबर वही, किराया डबल डबल। फिल्म गीत गाता चल का एक गाना आपने सुना होगा, मैं वही, दर्पण वही, न जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया, तन वही, मेरा मन वही, न जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लागे निया निया। आरती मुखर्जी ने गाया है, संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। तो मेरी बात को ठीक से समझिए, विकास और सुधार का विरोध नहीं कर रहा हूं, इसके नाम पर जो झांसे दिए जा रहे हैं बस उतना बता रहा हूं। पूर्णिया की भी वही कहानी है जो हिंदू के पत्रकार ने चेन्नई और तिरुपति को लेकर रिपोर्ट की है। यहां कोरोना काल से पहले पैसेंजर ट्रेन का किराया मुरलीगंज से पूर्णिया के लिए 20 रुपए हुआ करता था। कोरोना के दौरान कई महीने तक इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। उसके बाद जब शुरू हुई ट्रेन तो इसका नाम पैसेंजर से स्पेशल ट्रेन कर दिया गया और किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए कर दिया गया। इसके लिए केवल ट्रेन के नंबर के शुरू में 0 लगा दिया गया, जबकि ट्रेन वही, सुविधाएं भी वही। स्टेशन से लेकर ट्रेन के भीतर टॉयलेट और पानी की दिक्कत रहती है। क्या रेलवे बोर्ड पूर्णिया का भी किराया 35 से 20 रुपया कर देगा, जिस तरह से चेन्नई में किया गया है? सोमवार को प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में भी रेल ओवरब्रिज का वर्चुअल शिलान्यास किया है, लेकिन इस इलाके में रेल सुविधाओं की हालत खराब है। पूर्णिया से कोसी के इलाके सहरसा जाने के लिए सुबह 6 बजे के बाद दिन के 11 बजे, फिर रात के 9 बजे ही ट्रेन है। पूर्णिया और मधेपुरा के लोगों के लिए पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा आज तक सपना है। मोदी जी जहां हजारों करोड़ रुपया रेलवे की सुविधा डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं, वहीं कोसी और सीमांचल का पिछड़ा इलाका में आज भी रेलवे में नाम मात्र की सुविधाएं हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना काल में जो ट्रेनों की भाड़ा 20 रुपया हुआ करती थी, वह भाड़ा कोरोना काल से 35 रुपया हो गई। उसमें सुविधा के नाम पर यह बताया गया कि ट्रेन की नंबर वही है और उसके आगे नंबर के आगे 0 लगा दिया गया, तो हमारी भाड़ा बढ़ा दी गई। मूलभूत सुविधाएं कई स्टेशनों पर आज भी नदारद है। खासकर मैं मधेपुरा का रहने वाला हूँ। इस पिछड़ा इलाका में
सुदूरवर्ती देश और प्रदेश जाने में आज भी हमें सहरसा, कटिहार और पटना के स्टेशनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। तो इसी के साथ आप पता कीजिए कि मोदी सरकार के दौरान कितने गरीब रथ ट्रेनों को लॉन्च किया गया। जन शताब्दी ट्रेनें कितनी लॉन्च हुई, कहां तो राजधानी और शताब्दी आम लोगों तक उतर रही थीं, जन शताब्दी हो रही थी, लेकिन अब गाड़ियां वंदे भारत होकर आम आदमी से दूर हो रही हैं और रेलवे स्टेशन, मॉल और एयरपोर्ट हो रहे हैं। जिस बुलेट ट्रेन का सपना मोदी 2014 से दिखा रहे हैं, उसके बारे में अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में 9 फरवरी को जानकारी दी है। इसी 9 फरवरी को कि सरकार नहीं जानती कि उसका काम कब पूरा होगा और अंतिम लागत क्या होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के 2022 में पूरे होने का टारगेट था। अब कहा जा रहा है कि शायद 2028 तक काम पूरा हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ से अधिक बताई जाती रही, मगर बिजनेस स्टैंडर्ड में ध्रुवक्ष साहा ने रिपोर्ट किया है कि 6 साल की इस देरी के कारण इसकी लागत 60,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। वंदे भारत की भी हालत देखिए, इस पर भी कई रिपोर्ट आ चुकी है। जरा सी स्पीड बढ़ाकर किराया ज्यादा वसूला जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में पढ़ने को मिला कि एक्सप्रेस ट्रेन से आप दिल्ली से कानपुर 300 रुपए में पहुंचते हैं, वंदे भारत से 1115 रुपए में। डायनेमिक प्राइस की बात करूंगा तो फिर आप मुझे विकास विरोधी कहने लगेंगे। तो बेहतर है आप खुशी खुशी ज्यादा किराया देते रहिए, जिसमें भी हिंदू सुख मिले वो सुख लेते रहिए। बस हम सवाल पूछ रहे हैं कि यह किसके सपनों की रेल है। चूंकि वंदे भारत बुलेट ट्रेन जैसी दिखती है, जाहिर है इसे देखकर आंखें चकित रह जाती हैं। सारा खेल वोटर को चकित और भ्रमित करने का है। आप इसी खेल में उलझे रहेंगे, यह भी मुझे पता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।